टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस है, ठीक है। और टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस का मतलब फोर्स का लगना और कोई चीज़ टर्न हो जाना। एग्जांपल मैंने दी कि डोर हमारे पास ओपन होते हैं विद द हेल्प ऑफ फोर्स। दीज आर सम टॉपिक्स जो कि हमने डिस्कस करने हैं, जिसमें फोर्सेस ऑफ बॉडीज, एडिशन ऑफ फोर्सेस, मोमेंटम, ये सारा कुछ, ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि इस चैप्टर में इंक्लूड हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्टिंग विद इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमारे पास क्या है, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स आप डील कर चुके हैं, ठीक है। उसी को हम रोटेशनल में देखेंगे। कोई चीज़ अगर रोटेट करके जा रही है ना, जिस तरह साइकिल के टायर रोटेट करते हैं, जिस तरह ये आपको सामने नज़र आ रहा है रिंग, कोई भी सिलेंडर है वो रोटेट करके नीचे जा रहा है, उसमें डायनेमिक और काइनेमेटिक्स कैसे इन्वॉल्व होती है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। काइनेमेटिक्स क्या था, ओनली डिस्कशन अबाउट द मोशन, जो कि सिर्फ मोशन को डिस्कस कर रहा होता है। डायनेमिक्स डील विद द मोशन, मोशन के साथ साथ हम फोर्स को भी डिस्कस करते हैं, तो वो डायनेमिक्स होता है, ठीक है। तो फोर्स, ओके। तो ये हमारे पास इंट्रोडक्शन था, फोर्स ऑन बॉडीज, पहला टॉपिक। कौन कौन सी फोर्सेस हैं जो बॉडीज पे लग रही होती हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे देयर इज अ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, मतलब क्या हुआ कि जिस पॉइंट पे फोर्स लग रही होगी, ठीक है। अब कौन से ऐसा पॉइंट है जिस पे फोर्स लग रही होती है, जिस तरह आप अक्सर बताते हैं ना कि दरवाजा ओपन कर रहे हैं, तो दरवाजा ओपन या क्लोज करते हैं तो हैंडल होता है ना, तो हैंडल पे आप फोर्स लगाते हैं और वो मूव होता है, रोटेट होता है। तो जिस एंगल से, जिस लाइन पे आप फोर्स लगा रहे हैं, जिस जगह पे फोर्स लगा रहे हैं, उसे हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। और इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि डायरेक्शन डिपेंडेंट है, कि आप राइटवर्ड फोर्स लगा रहे हैं, लेफ्ट फोर्स लगा रहे हैं, ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, नीचे लगा, तो ये हमें डिपेंड कर रहा होता है। उसके बाद नेक्स्ट है लाइक और अनलाइक फोर्सेस। लाइक और अनलाइक फोर्सेस को हम बेसिकली पैरेलल फोर्सेस कहते हैं, ठीक है। पैरेलल फोर्सेस का मतलब क्या हुआ कि ऐसी फोर्सेस, ऑब्वियसली बात है दो फोर्सेस होंगी ना, एक फोर्स तो पैरेलल हो नहीं सकती, तो दो फोर्सेस होंगी, तो दो फोर्सेस या दो से ज़्यादा फोर्सेस होंगी जो कि एक ही डायरेक्शन में, मतलब उसके दरमियान में जो आप देखेंगे ना सेम पाथ फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है। बिल्कुल आपको नजर आ रहा होगा पैरेलल में फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है। वन एंड अदर, आपस में एक दूसरे के पैरेलल डायरेक्शन में फोर्सेस होंगी, उसे पैरेलल फोर्सेस कहेंगे। उसमें भी दो फोर्सेस होती हैं, एक हमारे पास लाइक फोर्सेस होती हैं, एक अनलाइक होती हैं। तो लाइक फोर्सेस क्या होगी, सेम डायरेक्शन में। अनलाइक फोर्सेस क्या होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर एक ही डायरेक्शन में दो फोर्सेस जा रही हैं उसे हम लाइक फोर्सेस कहते हैं, अगर एक ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाती है उसे हम अनलाइक फोर्सेस कहते हैं। यहाँ तक देखें कोई क्लियर बात नहीं हुई तो पूछें, ये तो जस्ट डेफिनेशन थी जी। एनी कंफ्यूजन। सर ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ने समझ नहीं आई। जी, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, जिस पॉइंट पे आप फोर्स लगा रहे होते हैं ना, ठीक है, जिस तरह आप, तो मैं जिस सपोज पॉइंट पे लगाते हैं उसको लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहते हैं। वहां पे अगर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहलाएगी। नहीं, तो जिस ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगा रहे हैं उसको लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहेंगे, या जो बॉडी हिल रही है उसको लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहेंगे? ये देखिए अभी, अब मैं एग्जांपल देता हूँ, स्लाइड में, अच्छा ये लिख नहीं रहा, एक मिनट। ओके, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट में प्लेस, ओहो थोड़ा सा एरर आया जी। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया हुआ है, तो ये पॉइंट है जिस पे मैं हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है। इस डायरेक्शन में मैं फोर्स लगा रहा हूँ, जहां पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ, इस तरह नहीं है कि ऑब्जेक्ट को हम कह रहे हैं, उस पॉइंट को, ठीक है। उस पॉइंट को बेसिकली हम कह रहे हैं कि वहां पे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हम कह रहे हैं, कि वहां पे लाइन बन रही है जिस लाइन पे हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट को नहीं कह रहे। दूसरी बात यहाँ पे एग्जांपल दी है, फोर्स दो किस्म की होती है, या तो पुशिंग होती है या तो पुलिंग होती है। या किसी चीज को आप पुश करते हो, या तो उसे पुल करते हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर मूव करें तो एडिशन ऑफ फोर्सेस आएगा, अगर दो फोर्सेस हैं। चलें एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आपसे कि अगर एक फोर्स अवेलेबल है, जिस तरह मैं कहता हूँ एफ इज द फोर्स अप्लाइंग ऑन द बॉडी, क्या इसके ये ऐड हो सकती है। क्वेश्चन दोबारा पूछ रहा हूँ कि एक फोर्स है और क्या वो ऐड हो सकती है। यस सर। कैसे, मतलब मतलब ये हुआ कि फोर्स ही एक है, क्या वो ऐड हो सकेगी। ऐड का मतलब क्या होता है कि दो फोर्सेस का होना लाजमी है, तो एक फोर्स है तो वो तो ऐड नहीं हो सकती ना।
पॉइंट समझ आ रहा है? तो जी हमें जब एडिशन की बात आती है तो वी हैव टू रिक्वायर 2 फोर्सेस, हमें मिनिमम 2 फोर्सेस रिक्वायर होती हैं। तो वो आपको पता होना चाहिए कि मिनिमम 2 फोर्सेस और उससे ज्यादा भी हो सकती हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे बता रहा था कि स्टार्टिंग में मिनिमम 2 फोर्सेस का होना लाजमी है। ओके, जस्ट अ मिनट, मैं थोड़ी सी ये एनोटेशंस रिमूव कर दूं ताकि आपके लिए मैं दोबारा से क्लियर कर सकूं। ओके, तो एडिशन ऑफ फोर्सेस में आप देखेंगे कि अभी मैंने बात की थी कि हमारे पास लाइक फोर्सेस होती हैं और अनलाइक होती हैं। तो लाइक कौन सी होती हैं? जो कि सेम डायरेक्शन में होती हैं। और अनलाइक कौन सी होती हैं? ऐसी दो फोर्सेस या ऐसी 3-4 फोर्सेस जो ऑपोजिट डायरेक्शन में होती हैं, एक सीधी है और एक उससे बैकवर्ड फ्लो कर रही है। ठीक है, तो वो अनलाइक होती है। लेकिन अगर मैं एडिशन ऑफ फोर्सेस की बात करूं तो यहाँ पे डिफरेंट डायग्राम की मदद से आपको बताया गया है कि एडिशन कैसे होती है। अब यहाँ पे देखो, इफ द टू फोर्सेस आर इन द सेम डायरेक्शन, अब एक ब्लैक में एक ऑरेंज में है, दोनों सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रही हैं, तो दोनों का जब ऐड करूंगा तो 4+4, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है तो ऐड होंगी। ठीक है, तो ऐड होके आंसर क्या आ रहा है? 8। तो सिंपल है, कोई मुश्किल तो नहीं है इस चीज में। नो सर। लेकिन इफ द वन फोर्स इज ऑपोजिट डायरेक्शन, अगर मैं एक को ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट कर देता हूँ, नेगेटिव कर दिया, हमेशा फिजिक्स में जब भी ऑपोजिट की बात आती है तो नेगेटिव साइन यूज किया जाता है। तो ब्लैक वाले को देखो, नेगेटिव साइन यूज किया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास 4 - 4, आंसर इज 0। दोनों तरफ से सेम फोर्सेस लग रही हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही हैं, तो आंसर क्या हुआ? एड अप किया तो आंसर 0 आ गया। यहां तक कोई क्वेश्चन? नो थर्ड फिगर में देखेंगे कि इफ वी हैव टू अप्लाई 4 न्यूटन फोर्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड द 7 न्यूटन, वो भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगाई जा रही है। एक एक छोटी फोर्स है और एक ज्यादा फोर्स है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में लगाई जा रही है, तो दोनों को सेम डायरेक्शन के लिए ऐड कर देंगे। 4+7 दैट गिव्स अस 11, तो सिंपल 11 आ गया। लेकिन if the fourth figure you can see there is a 3 Newton force in forward direction and the 8 Newton force in the backward direction. तो 8 न्यूटन बैकवर्ड है विद अ नेगेटिव साइन, तो इसका मतलब क्या हुआ? 3 - 8, 3 - 8 का आंसर क्या आता है? -5 -5, विच मीन दैट इट विल मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। हमें पता चला कि वो बैकवर्ड मूव कर रहा है। तो एडिशन ऑफ फोर्सेस हमें डिफरेंट मेथड से, हमने डिफरेंट तरीकों से देख लिया कि अगर सेम डायरेक्शन में है, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है, अगर एक फोर्स ज्यादा है एक कम है, तो क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, ये सारा कुछ हमने यहाँ पे केसेस डिस्कस कर लिए। एनी कंफ्यूजन? नो सर। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, देयर इज अ रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। अच्छा, रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? वी हैव टू टेक इट इंग्लिश वर्ड दैट इज रिजोल्व। रिजोल्व का मतलब पता है किसी को? जी, इंग्लिश का वर्ड है। रिजोल्व सर, जैसे सॉल्यूशन ढूंढना, जैसे कुछ मतलब कोई चीज सॉल्व करना। जी, सॉल्व करना भी इसको एक वर्ड में लिया जा सकता है। वजह क्या होती है? जब सोल्यूशन आप कर रहे होते हो किसी चीज़ का, मैथमेटिक्स सोल्यूशन कर रहे होते हो, तो क्या होता है, आप उस चीज़ को ब्रेकअप करके एक आसान तरीके की तरफ जा रहे होते हो। एक क्वेश्चन लिखा होता है, उस क्वेश्चन को आप ब्रेक करके उसको सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे होते हो। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, रिजॉल्व का जो मेन मीनिंग यहाँ पे हम ले रहे हैं, वो मीनिंग है दैट इज वी हैव टू स्प्लिट। ठीक है, वी हैव टू स्प्लिट अ फोर्स इनटू इट्स कंपोनेंट। तो रेजोल्यूशन का मतलब यहाँ पे हम वो ले रहे हैं कि रिजॉल्व करना, और रिजॉल्व करने का मतलब हम ले रहे हैं उसे सॉल्व करेंगे। तो हम एक फोर्स को उसके दो कंपोनेंट्स में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब दो कंपोनेंट्स क्या लेंगे वो आगे जाके हम देखते हैं। तो आपको पता होगा ग्राफ क्या होता है। ग्राफ में हमारे पास एक वर्टिकल एक्सिस जिसे हम वाई एक्सिस कहते हैं, और एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस जिसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं। ये तो क्लियर है सबको? यस ठीक है, और यस दरमियान सर। में सेंटर होता है जिसे हम जीरो कहते हैं। तो ये जो पूरा प्लेन है ना, इस पूरे प्लेन को हम कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। आपकी बुक में आई थिंक तो नहीं होगा, लेकिन ये आपको वैसे ही इंफॉर्मेशन के लिए पता होना चाहिए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हमारे पास एक्स वाई प्लेन होता है। एक्स प्लेन में जिसमें हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे होते हैं।
तो वेक्टर को जो भी फोर्स है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, अगर हमारे पास फोर्स ड्रॉ किया जाएगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में तो हम उसको एक्स और वाई कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे। कैसे, वो आगे जाके देखते हैं। तो वी हैव टू फर्स्ट डिफाइन व्हाट इज द रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन में आप देखेंगे स्प्लिटिंग ऑफ द फोर्स इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप देख सकते हैं ना कि एक वर्टिकल होता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है, दोनों में एंगल देखें 90 का बनता है, इसलिए हम उसको म्यूचुअली परपेंडिकुलर कह रहे हैं। सर परपेंडिकुलर का मतलब पता चल सर? जी, परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि बोथ आर मेकिंग एन एंगल 90। जिस तरह एक ऊपर वर्टिकल है और एक एक्स एक्सिस है ना, तो दोनों के दरमियान में 90 एंगल बनता है। व्हेनेवर देयर इज अ 90 एंगल इज प्रेजेंट देन यू कैन कॉल इट एज अ परपेंडिकुलर। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज देयर इज एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में देखेंगे कंसीडर देयर इज अ मैन पुलिंग एन ऑब्जेक्ट विद अ डायगोनल फोर्स। अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कोई ऑब्जेक्ट है, उसे आप पुल कर रहा है डायगोनल। डायगोनल मतलब एक इंक्लाइन प्लेन, ना हॉरिजॉन्टल कर रहा है ना ऊपर की तरफ खींच रहा है, वो एक इंक्लाइनेशन में कर रहा है। ठीक है, वो एक एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ। क्लियर? यस Yes, देन sir. वी हैव टू स्प्लिट और डिवाइड दैट फोर्स। वो जो फोर्स होगी ना तो वो हॉरिजॉन्टल में है ना वो वर्टिकल में है, वो एक डायगोनल में है, तो उसे हम दो हिस्सों में कन्वर्ट करते हैं। नंबर वन दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसे हम कहेंगे एफ एक्स, नंबर टू दैट इज द वर्टिकल कंपोनेंट जिसे हम कहेंगे एफ वाई। क्योंकि y कंपोनेंट होगा और x कंपोनेंट होगा, ऊपर की तरफ y कंपोनेंट और राइट साइड पे हमारे पास जो होगा वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो इसको मैं इस तरह एक्सप्लेन करता हूँ, जस्ट अ मिनट। कोई ये इधर मैं ड्रॉ करने लगा हूँ आपके लिए डायग्राम कि हमारे पास ये एक वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ जिसे मैं फोर्स कह रहा हूँ। ठीक है, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसे ड्रॉ करूंगा? तो यहाँ पे देखोगे कि ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा जिसे मैं कहूंगा एफ वाई, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा जिसे मैं कहूंगा एफ एक्स विद मेकिंग एन एंगल थीटा। क्लियर हुआ? यस सर। यहाँ पे भी वही चीज एक्सप्लेन की गई है। इस डायग्राम में आप देखेंगे ये चीज यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है, वाई कंपोनेंट और एक्स कंपोनेंट। तो जिस तरह कि अभी हमने देखा था कि हमारे पास एक वेक्टर था, उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो उन दोनों को अगर ऐड करूं तो आंसर वही वेक्टर आना चाहिए ना। तो इस तरह मैं कहूं कि एफ एक्स प्लस एफ वाई करूं तो आंसर वेक्टर आना चाहिए, ऐसे ही होगा ना, क्योंकि वो इसी के दो पार्ट्स हैं। तो अगर उन दोनों पार्ट्स को मैं ऐड करूं तो वो होल वेक्टर बनना चाहिए जो कि मेन वेक्टर है। यस इसलिए मैं कहता हूं कि अगर वेक्टर को दो हिस्सों में डिवाइड भी कर रहा हूं तो उन दोनों को ऐड भी करूं तो वापस वही वेक्टर बन जाता है, जिसे हम कहते हैं एफ इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग, देयर इज अ हेड पे हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं एरो, क्योंकि ये वेक्टर है। इस स्लाइड में कोई क्वेश्चन है पूछें। जैसा नहीं क्वेश्चन? नो सर। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। यहाँ पे हम मैथमेटिकल देख रहे थे जो कि अभी प्रीवियस हमने लिखा था मैथमेटिकल, वो यहाँ पे लिखा हुआ है डेट इज एफ एक्स प्लस एफ वाई। ठीक है, इस चीज को समझाने के लिए आई हैव टू ऐड सम स्लाइड। मुझे स्लाइड ऐड करनी पड़ेगी ताकि मैं ये चीज समझा सकूं आपको। जस्ट अ मिनट। अच्छा, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास एक एक्स कंपोनेंट बन रहा था जिसको हम एफ एक्स कह रहे थे, और एक हमारे पास वाई कंपोनेंट बन रहा था जिसे हम कह रहे थे डेट इज एफ वाई। मैंने एक डायग्राम ड्रॉ की थी, देयर इज अ वर्टिकल एक्सिस दैट इज वाई, देयर इज अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस दैट इज कॉल्ड एज अ एक्स, और एक फोर्स था जिसे हमने उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड किया था। और कंपोनेंट्स हमारे पास यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, एक वर्टिकल कंपोनेंट दैट इज एफ वाई, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दैट इज एफ एक्स। यहाँ तक हमने डील किया था। अच्छा, मैंने स्टूडेंट्स को यहाँ पे बताता हूँ अक्सर कि वो शॉर्ट फॉर्म आपने याद रखनी है, सम पीपल हैव। ये किसी को पता है?
curly No, sir. brown hair through proper brush। तो ये एक सेंटेंस है, ठीक है। ये आप कह रहे होंगे कि सर इंग्लिश में कहाँ चले गए, लेकिन जस्ट फॉर दी याद करने के लिए हम छोटे से ट्रिक्स यूज़ करते हैं, उन ट्रिक्स को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। पहली लाइन का मतलब क्या हुआ, जब हम मैथ की ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस यूज़ करते हैं जिसमें साइन थीटा आता है, तो साइन थीटा हमारे पास क्या होगा, वो इक्वल होगा डेट इज परपेंडिकुलर पी पीपल हैव हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस, चले मैं पहले डायग्राम समझा देता हूँ। ये बड़ी सी एक डायग्राम मैंने बना दी, एक ट्राइंगल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे हमारे पास जहाँ पे 90 बन रहा है और थीटा यहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास 90 के सामने वाली जो साइड होती है ना, वो हाइपोटेन्यूस होती है, पर थीटा के सामने वाली जो साइड होती है ना, वो हमारे पास होती है परपेंडिकुलर, और जो थीटा के साथ वाली साइड होती है ना, उसे हम बेस कहते हैं। ये क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब इसी के मुताबिक हम ये साइन थीटा बनाने लगे हैं कि हमारे पास जो साइन थीटा है दैट इज इक्वल टू सम पीपल हैव, दैट्स मीन यहाँ पे सम फॉर एस, एस साइन थीटा, पी फॉर पीपल परपेंडिकुलर, एच फॉर हाइपर हैव और हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पे हम लिख दिया साइन परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। सर ये फॉर्मूला? जी फार्मूला है। हाँ। इसी तरह cos थीटा का अगर मैं बात करूं तो cos थीटा कैसे बनता है, दैट इज C फॉर करली और C फॉर cos, B फॉर ब्राउन, B फॉर बेस। डायग्राम की मदद से देखेंगे, H फॉर हेयर, H फॉर हाइपोटेन्यूस, ठीक है। और थ्रू प्रॉपर ब्रश होता है दैट इज अ tan थीटा। तो tan थीटा किसके बराबर होता है, T फॉर थ्रू और T फॉर tan, P फॉर परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। यहां तक क्लियर हुआ? यस सर। ये जस्ट फार्मूला याद करने का तरीका बताया है ताकि आपको ये थ्रू आउट द फिजिक्स, आपको जब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी यूज करेंगे तो आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए। इसकी बेशक स्क्रीनशॉट लेनी है तो ले लीजिएगा, मैं वैसे स्क्रीन आपको स्लाइड भी शेयर करता हूँ टीम्स पे, वहाँ पे आप देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे अब हम बात करने लगे हैं एक्स कंपोनेंट की। Whenever we are dealing with the x component, तो x component में हमारे पास डील किया जाता है cos थीटा। हॉरिजॉन्टल के लिए हम cos थीटा यूज करते हैं और वर्टिकल जो होता है उसके लिए हम sin थीटा यूज करते हैं, ठीक है। तो cos थीटा भी मैंने बताया किसके बराबर है, हाँ सर। जी cos थीटा किसके बराबर है, बेस बाय हाइपोटेन्यूस। यस बेस बाय हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो यहाँ पे अब मुझे डायग्राम की मदद से बताएं, क्योंकि थीटा यहाँ पे है, 90 यहाँ पे है, जो कि डायग्राम मैंने समझाई थी, तो बेस क्या है डायग्राम की मदद से? जी डायग्राम की हेल्प से हमारे पास बेस क्या है? चलिए आपके सर हेल्प के लिए, जी जी सर ये जो 90 एंगल और थीटा के बीच वाली जगह वो बेस है। जिसको मैंने एफ एक्स का नाम दिया हुआ है, यस सर। तो ये हमारे पास क्या होगी, बेस होगी। तो एफ एक्स ऊपर रख दिया और नीचे हाइपोटेन्यूस क्या रखूं मैं? एफ। एफ हो गया, गुड वन। इसी तरह अगर मैं साइन थीटा की बात करूं तो साइन थीटा में कैसे लिखूंगा, उसका फार्मूला है डेट इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। एंड व्हाट इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारे पास जहां पे होता है डेट इज एफ वाई, एंड व्हाट इज हाइपोटेन्यूस, एफ। एफ। तो ये हमारे पास जहां तक आ गया। इफ वी हैव टू फाइंड देयर इज अ एफ एक्स, तो एफ को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई करूंगा, देन एफ एक्स इक्वल टू एफ कॉज ऑफ थीटा, एंड देयर इज अ एफ वाई दैट इज एफ साइन ऑफ थीटा, ठीक है। तो हमारे पास एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा हो। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? नो सर।
क्लियर हो गया? रिजॉल्व कर लिया हमने कंपोनेंट्स में, एक fx निकाल लिया और एक y निकाल लिया। इफ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, मैग्नीट्यूड का मतलब इसको कंबाइन करूं मैं, ठीक है, fx और fy को, तो वो कैसे कंबाइन करूंगा? वो हमारे पास एक फार्मूला होता है जिसे हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ये मैथ की टर्म है, पढ़ा हुआ है पाइथागोरस थ्योरम? यस सर। स्पेलिंग देख लीजिएगा, पाइथागोरस, आई थिंक सो ये होने चाहिए। मैंने तो नहीं ठीक पढ़ा है, सर, वैसे शायद पढ़ा। हाँ जी, पाइथागोरस यही ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल के लिए यूज होता है, जिसका फार्मूला होता है जो कि अभी हम देख चुके हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो डायग्राम हमारी मैं दोबारा यहाँ पे बना दी, तो यहाँ पे आप मुझे बता दें हाइपोटेन्यूज क्या है? एफ फोर्स। एफ, एफ का स्क्वायर हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या है? एफ वाई। एफ वाई का स्क्वायर हो जाएगा, बेस क्या है? एफ एक्स। एफ एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं स्क्वायर लेफ्ट साइड पे खत्म करूँ तो स्क्वायर रूट लेना पड़ता है, तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट लूंगा, तो क्या हो गया? एफ इज इक्वल टू एफ वाई का स्क्वायर प्लस एफ एक्स का स्क्वायर। तो दिस इज द फार्मूला फॉर द मैग्नीट्यूड। क्लियर? यस सर। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द डायरेक्शन, क्योंकि वेक्टर है तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। तो डायरेक्शन की अगर मैं डिस्कशन करूं, तो डायरेक्शन में हमारे पास क्या होता है? वी हैव टू यूज अ थर्ड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, दैट इज परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या होता है? परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, जैनब बताएंगी? यस जी सर। जैनब, परपेंडिकुलर क्या है इसमें? नो आई गेस। जी सर मुझे नहीं पता इसमें। परपेंडिकुलर हमेशा थीटा के सामने वाली टर्म होती है। सर ठीक है, तो वो एफ वाई होगा। बेस क्या है? जो थीटा के साथ होता है, तो थीटा के साथ क्या है? एफ एक्स। तो यहाँ पे हम जस्ट डिवाइड कर देंगे एफ एक्स से, ठीक है जैनब? ओके सर। एफ वाई डिवाइडेड बाई एफ एक्स हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ से अगर मैं थीटा फाइंड करूँ तो थीटा कैसे फाइंड करूंगा? ये tan है ना, दूसरी साइड पे जाके इनवर्स हो जाता है, तो tan इनवर्स ऑफ एफ वाई डिवाइडेड बाय एफ एक्स। तो दिस इज अ फॉर्मूला फॉर डायरेक्शन। क्लियर? और सर इनवर्स कैसे होगा? tan के ऊपर इस साइड पे जो पावर है वो 1 है, और दूसरी साइड पे जाके वो बेसिकली डिवाइड हो जाएगा, 1/tan लिखा जाएगा ना। तो tan की पावर 1 है, तो ऊपर जाके वो क्या हो जाता है? हमेशा इनवर्स हो जाता है, -1 आ जाती है पावर। यस। ठीक है, क्लियर? यस सर। ओके, यही चीज़ यहाँ पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ था। अच्छा, तो हम नेक्स्ट चलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्सेस, 4.4। व्हाट इज मोमेंट ऑफ फोर्सेस? मोमेंट ऑफ फोर्सेस हमारे पास क्या हुआ? जो टर्निंग इफेक्ट हमने पढ़ा था, ठीक है, वहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, दरवाज़ा ओपन करता हूँ या क्लोज करता हूँ, तो वो दरवाज़ा बेसिकली क्या हो रहा है? घूम रहा है ना, तो एक फिक्स पॉइंट पे वो घूमता है, तो उस पॉइंट को हम बेसिकली टर्निंग इफेक्ट कहते हैं। और जो जहाँ पे फोर्सेस लग रही है, तो उसका मतलब हुआ टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। उसको एज अ होल नाम देते हैं टॉर्क, TORQUE। ठीक है, उसे एक और नाम देते हैं मोमेंट ऑफ फोर्सेस। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, टॉर्क, मोमेंट ऑफ फोर्सेस, ये सारा कुछ एक ही का नाम है, जो कि टर्न हो रही है बॉडी ड्यू टू द टॉर्क हो रही है। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हाई द हैंडल ऑफ अ डोर इज फिक्स्ड नियर द आउटर एज ऑफ द डोर। तो आपने देखा है ना, जो हैंडल है वो बाहर मतलब बिल्कुल एंड पे लगा होता है, दरवाजे के बिल्कुल एंड पे लगा होता है, जिससे वो ओपन होता है या क्लोज होता है। ऐसे ही होता है ना? यस सर।
कहीं ऐसा तो नहीं देखा दरमियान में इस जगह पे डोर के हैंडल लगाओ? नो सर। तो बिल्कुल एंड पे लगा होता है, इसका मतलब क्या हुआ, वी हैव इजी पाथ, ठीक है, इजी हमें मिलता है। क्यों इजी मिलता है? क्योंकि वेन एवर देयर इज अ मोमेंट आर्म इज ग्रेटर, जहां पे ये डिस्टेंस ज्यादा होगा फिक्स पॉइंट से। फिक्स पॉइंट हमारे पास एक साइड से फिक्स होता है दरवाजा, और दूसरी साइड पे हैंडल लगा होता है जिससे हम मूव कर रहे होते हैं। तो ये डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतनी ही आसानी से हम चीज को मूव कर सकते हैं। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? यस। अच्छा, कोई ऐसे ऑब्जेक्ट बताओ जिसमें टर्निंग हो रही हो, कोई एग्जांपल्स दे दो जल्दी से, जिसपे फोर्स लगती है और वो टर्न हो रहा हो। कोई एग्जांपल नहीं आ रही इस माइंड में? जी नूरलैन। सर जैसे झूला होता है तो उस पे अगर कोई बैठता है तो वो आगे पीछे वो फोर्स हो रही होती है तो वो। बिल्कुल सही, बिल्कुल गुड। ठीक है, तो इसी तरह जिस तरह झूला होता है तो वो आगे पीछे मूव कर रहा होता है, तो वो बेसिकली एक फिक्स पॉइंट पे ऊपर फिक्स होता है, तो वो उस फिक्स पॉइंट पे बेसिकली मूव कर रहा होता है, और मतलब एक कर्व पाथ बना रहा होता है। वो किस तरह बना रहा होता है, जिस तरह अगर सपोज करते हैं ये झूला है, सपोज करना है, ठीक है ना। मतलब आपको डायग्राम तो गंदी नजर आ रही होगी। सपोज करते हैं और यहाँ पे कोई पर्सन बैठा हुआ है, तो वो स्विंग होता है इस तरह करके, ऐसी है ना। तो इस वजह से वो भी हमारे पास वही पॉइंट आता है जिसमें हम मोमेंट ऑफ फोर्स एग्जांपल ले सकते हैं। कोई क्वेश्चन यहाँ तक? नो। ओके, तो ये इसका आंसर लिखा हुआ है, जो मैंने क्वेश्चन लिखा है, व्हाई द हैंडल ऑफ द डोर इज फिक्स्ड, ठीक है। इसको देख लीजिएगा, जो कि मैंने भी एक्सप्लेन भी किया है। सर ओके, मूविंग। ये पिछली जी जी, स्लाइड में ड्राइंग हटा सकते? नहीं ये मैं आपको स्लाइड्स भेज दूंगा, अगर आप अपने स्क्रीनशॉट का सोच रहे हैं तो ये स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी टीम्स पे, ठीक है। हाँ। ओके ओके। हाँ, स्क्रीनशॉट लेने की ऐसा जरूरत नहीं है, तो इसकी आपको ये पूरी स्लाइड्स आपको टीम्स पे आज ही मैं अपलोड कर दूंगा, जैसे ये लेक्चर कंप्लीट होता है तो आप देख लीजिएगा फाइल सेक्शन में, ठीक है। ओके, मूविंग टुवर्ड डिफाइन मोमेंट आर्म। व्हाट इज मोमेंट आर्म? जिस तरह कि अभी मैंने बताया था, देयर इज अ, जहाँ पे एक हैंडल होता है ना जिसमें मैं फोर्स लगा रहा होता हूँ, ये सपोज दरवाजा है, तो एंड पे हैंडल लगा होता है, एक साइड पे फिक्स होता है दरवाजा, तो जहाँ पे फिक्स है और जहाँ पे फोर्स लग रही है उसके दरमियान में एक डिस्टेंस होता है, उस डिस्टेंस को हम मोमेंट आर्म कह रहे हैं, उसे आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या एल से कर लें, कि यहाँ पे एल से भी किया हुआ है, आर से भी कर सकते हैं। पॉइंट दोबारा क्लियर कर रहा हूँ, मोमेंट आर्म वो डिस्टेंस है जहां पे फिक्स पॉइंट होता है और जहां पे फोर्स लग रही है उसके दरमियान में जो डिस्टेंस होगा उसे मोमेंट आर्म कहेंगे। क्लियर? यस सर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, जहाँ पे फोर्स लग रही है और एक्सिस ऑफ रोटेशन जहाँ से रोटेशन हो रही है उसके दरमियान में परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम मोमेंट आर्म कह रहे हैं। ये डेफिनेशन होगी। उसकी रिप्रेजेंटेशन हमने जो बताई, टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स डिपेंड अपॉन द फोर्स, ठीक है। जो टॉर्क है वो फोर्स पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि फोर्स लगेगी तो कोई चीज मूव करेगी ना, और दूसरी चीज वो मैंने अभी बताया ना कि डिस्टेंस मैटर कर रहा है, कितना दूर है हमारे पास हैंडल, तो वो टॉर्क पे डिपेंड कर रहा है। तो जितनी ज्यादा फोर्स होगी उतना ही ज्यादा हमारे पास टॉर्क प्रोड्यूस होगा, उतना ज्यादा टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, और उस टर्निंग इफेक्ट को टॉर्क कह रहे हैं। क्लियर? यस सर। रिजिड बॉडी और एक्सिस ऑफ रोटेशन। रिजिड बॉडी का मतलब क्या हुआ, द बॉडी, ठीक है, ऐसी बॉडी हमारे पास दैट कंपोज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, बहुत ज्यादा पार्टिकल्स एग्जिस्ट कर रहे हो जिसके अंदर, ठीक है, उसके दरमियान में जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो डिस्टेंस होगा वो बहुत कम हो, उसे हम रिजिड बॉडी कहते हैं, ठीक है। और अगर उस पर मैं अप्लाई करूं फोर्स, या थोड़ी से हिट करूं या किसी चीज से हिट करूं, तो वो अपनी पोजीशन, उसके मॉलिक्यूल्स पोजीशन चेंज ना करे, उसे रिजिड बॉडी कहा जाएगा। उसके बाद एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है, जहां से बॉडी रोटेट कर रही होती है। कंसीडर अ रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट अ लाइन, किसी एक बॉडी पे रोटेट कर रही होती है, और वो बेसिकली जो जिस लाइन पर रोटेट कर रही हो, जिस एक्सिस पे वो रोटेट कर रही होती है, उसे हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। क्लियर? यस सर। कोई क्वेश्चन है तो पूछें।
सर ये आर और एल एक ही है। आर और एल एक ही है बिल्कुल। सर आर और एल के मतलब फुल फॉर्म्स? आर फॉर रेडियस होता है ना, तो लेंथ, एल फॉर लेंथ है, तो लेंथ भी हम कह सकते हैं, रेडियस भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एक सर्कल बनाता है ना। अगर मैं इसको पूरा रोटेट करूं तो ये पूरा सर्कल बन जाएगा, तो सेंटर से लेके एज तक का डिस्टेंस रेडियस कहलाता है, हाँ, तो इसलिए आर भी कह सकते हैं इसको।